नमस्ते दोस्तों, मैं कुमार घनश्याम सर अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का एक टॉपिक था संज्ञा। हमने उसका अध्ययन बहुत ही डीपली से किया है और हमने करवाया भी है। आज हम उसी टॉपिक का लगभग 40-42 प्रश्नों का एक श्रृंखला लेकर आएंगे और यह देखेंगे कि आप लोगों ने कितना उससे पढ़ा है और कितना आप सही करते हैं। और आप लोग ईमानदारी से इस 40-50 प्रश्नों का जो श्रृंखला होगी आप इसको बेहतरीन तरीके से दीजिएगा और यह देखिएगा कि ये जो टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं। और यह भी कल्पना करिएगा कि भविष्य में इसी माध्यम से प्रश्न की जो संभावना होगी आप लोगों के सामने आएगी। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे बहुत ही नॉर्मली दिखाई देंगे, लेकिन कुछ प्रश्न थोड़ा सा घुमा के आएंगे। चलिए हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न होगा क्या कहता है। चलिए आप लोगों के सामने है, देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैंने संज्ञा के लगभग 5 भेद बताए थे और होते भी हैं। संज्ञा के जो हमारा भेद होता है 5 होते हैं, उसमें जो ऑप्शन है तो हमारी यानी कि बी, हमारा जो ऑप्शन होगा बी सही होगा। अभी संज्ञा के भेद पढ़ रहे हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि संज्ञा के कितने मूल भेद होते हैं तब वहां पर आप 3 बताएंगे। कितने बताएंगे? 3 बताएंगे। अभी प्रश्न आगे आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न का आंसर होगा वह बी वाला सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक शब्द है स्त्री, इसमें त्वा प्रत्यय से यह निर्मित हुआ है और हमारा जो शब्द बनता है वह बनेगा स्त्रीत्व। अब बताइए इसमें स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? आप लोग बताइए कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो आपका पहला ऑप्शन है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है द्रव्यवाचक। आप देखेंगे कि इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा वह सी नंबर सही होगा, यानी कि यह जो भाववाचक संज्ञा का बोध करवाता है। किसका बोध करवा रहा है? तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा का। तो हमारा जो ऑप्शन है सी। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। आप लोग इसको पढ़िए और आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए हमारा जो प्रश्न है वह कह रहा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, तो रेखांकित शब्द संज्ञा है। आप बताइए इसमें जो जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा आपका आएगा? यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, बुढ़ापा के नीचे रेखांकित कर देना चाहिए था उसको, लेकिन चलिए देखिए बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द संज्ञा है, मतलब बुढ़ापा पे रेखांकित किया गया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो बुढ़ापा है उसमें संज्ञा का किस रूप के अंतर्गत आएगा। आप देखेंगे कि यह जो बुढ़ापा है यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा। तो हमारा जो आंसर होगा वह सी नंबर सही होगा। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर आप लोग डीपली अध्ययन किए होंगे तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए एकदम आसान लगेगा। अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी किए होंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत करेंगे। देखिए चौथा प्रश्न जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें जातिवाचक संज्ञा है। आप लोग बताइएगा कि चौथा का आंसर क्या होगा। आप देखेंगे जो चौथा का ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन लड़का है, दूसरा सेना है, तीसरा जो है श्याम है और चौथा दुख है। आप देखेंगे लड़का जो है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सेना जो होता है समूहवाचक, श्याम एक लड़के का नाम है, तो यानी कि वह व्यक्तिवाचक का बोध कराएगा, दुख भाववाचक का बोध कराएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें जातिवाचक संज्ञा है, तो पहला हमारा ऑप्शन सही होगा ए। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्रमानुसार आप आंसर दीजिएगा कि मतलब 5 नंबर का जो आंसर होगा तो उसके सामने करते जाइएगा। देखिए इसमें भाववाचक संज्ञा है। आप बताइए कि शत्रुता में है, कि वीर में है, कि मनुष्य में, कि गुरु में। भाववाचक संज्ञा किसमें है? तो आप बताइए। आप देखेंगे कि जो 5वां का हमारा ऑप्शन है ए, यानी कि शत्रुता जो है इसमें भाववाचक संज्ञा का रूप देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो 6वां प्रश्न होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए 6वां प्रश्न आप लोगों के सामने, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आप देखिए यहाँ पर नहीं भी दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न जो होते हैं यही गलत करते हैं। इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो बताइए किसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान में, बालक में,
सुंदर में, मनुष्य में। अब इसका छठे का आंसर क्या होगा? देखिए, जवान, बालक और मनुष्य यह एक जाति का बोध करवाता है और सुंदर जो है भाव का बोध करवाता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वह सी नंबर सही होगा। क्या, कौन सा सही होगा? तो आप बताएंगे सी नंबर सही होगा। चलिए, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। 7वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। चलिए, आप लोग बताइए इसका आंसर। देखिए, समाज किस संज्ञा का उदाहरण है? आप बताइए, समाज जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? आप बताएंगे कि इसमें देखिए समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। आप देखेंगे इसको, जो समाज है एक समूह का बोध करवाता है। किसका बोध करवाएगा? समूह का बोध करवाएगा। इसीलिए हमारा जो क्या नाम है 7वें का आंसर होगा वह ए होगा। कौन सा होगा? तो आप बताएंगे ए। आप लोग इसको नोट करिए और ध्यान देते चलिएगा। और देखिए 8वां प्रश्न क्या कहता है, इसको पढ़िए और देखते हैं कितने बच्चों का ऐसा ही होता है। ऐसे प्रश्न अब आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, आप बताइए इसको। यह जो 8वां प्रश्न है यह कहता है विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। यह देखिए, जो विभीषण है यह व्यक्तिवाचक है, लेकिन विभीषण जो है यहाँ पर किसी दूसरे माध्यम से प्रयोग किया जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। विभीषण के नीचे जो रेखांकित किया गया था, लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। तो आप बताइए विभीषणों में यानी रेखांकित शब्द संज्ञा है, तो आप बताएंगे विभीषणों में क्या होगा? बताइए आप लोग। आप देखेंगे कि जो 8वें का होगा उसका जो प्रश्न होगा वह क्या नाम है जातिवाचक का होगा, क्योंकि यह जो व्यक्तिवाचक कभी कभी जातिवाचक में प्रयोग होने लगता है। इसीलिए हमारा जो 8वें का प्रश्न होगा वह सी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? तो आप बताएंगे सी नंबर सही होगा। चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, आप लोग बताइए 9वें प्रश्न का उत्तर। देखेंगे, गुच्छा शब्द संज्ञा है। आप बताइए, गुच्छा शब्द संज्ञा है, किसका है? तो भाववाचक का है, समूहवाचक का है, जातिवाचक का, द्रव्यवाचक का। देखिए, गुच्छा जो होता है कई वस्तुओं का समूह होता है, इसीलिए वह जो समूहवाचक का बोध करवाता है। किसका बोध करवाएगा? समूहवाचक संज्ञा का बोध करवाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? तो आप बताएंगे बी नंबर। चलिए, इसी क्रम में हम 10वें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं और बताइए इसमें कौन सा सही है। देखिए, 10वां प्रश्न कहता है कि इसमें भाववाचक संज्ञा है। आप बताइए कि इसमें किसमें भाववाचक? मैत्री में, कुशलता में, चतुराई में, कि ये तीनों? आप बताएंगे कि जो क्या ना भाववाचक संज्ञा तीनों में दिखाई दे रही है, यानी कि हमारा जो विकल्प होगा वह डी नंबर सही होगा। तो हमारा जिन लोगों का डी सही है और 10 में से 10 सही है उनके लिए हार्दिक बधाई, और जिनका नहीं सही है वो प्रयास करिए, सब सही हो जाएगा आप लोगों का। करत करत अभ्यास तेज, जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान। आप लोग यह इस श्लोक को ध्यान रखिए, इस दोहे को ध्यान रखिए और अपने प्रयास को संघर्ष करिए। चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और 11वें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप लोग पढ़िए इसको। लघुत्व शब्द में लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? आप प्रश्न पढ़िए, हम आपको चारों विकल्प दिखाते हैं। लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आप देखिए, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है? एक बार प्रश्न पूरा मिला लीजिए। यहाँ पर देखिए, लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आप देखेंगे जो 11वां में यह जो लघुत्व है यह भाव का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है? भाव का बोध करवा रहा है। इसीलिए लघुत्व में भाववाचक संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। तो यानी जो हमारा विकल्प होगा वह सी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? तो आप बताएंगे सी नंबर। चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 12 नंबर है प्रश्न का, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नहीं वाले जो शब्द आते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही प्रश्न आप लोगों को गलत करवाएंगे। देखिए, इसमें कहता है कि इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। घी, चांदी, तेल और मिठास। देखिए, घी, चांदी और तेल यह जो द्रव्यवाचक है जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन मिठास जो है यह भाव का बोध करवाता है। किसका बोध करवाएगा? भाव का बोध करवाएगा। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन इसमें होगा वह डी नंबर सही होगा। चलिए, अब हम 13वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप लोग बताइए कि 13 नंबर का आंसर क्या होगा। इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है।
बारात में, साड़ी में, सेना में कि मेला। आप देखेंगे समूह का मतलब होता है जहाँ कईयों वस्तुओं व्यक्तियों का जो एक समूह पाया जाता है उन्हें हम समूह ही कहते हैं। बारात में कईयों व्यक्तियों का समूह होता है, व्यक्ति रहते हैं। सेना में भी कईयों व्यक्ति रहते हैं। मेला में भी काफ़ी लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन साड़ी एक होती है और इसीलिए और यह जाति का बोध करवाता है। इसीलिए समूह इसमें जो साड़ी बी नंबर जो हमारा सही होगा, इसमें साड़ी में समूहवाचक नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम 14वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप लोग इसको पढ़िए और इसका आंसर बताइए। देखिए ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। अब बताइए मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? माधुरी होगा, मधुरत्व होगा, माधुरी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए इसका विकल्प सी है। जिन लोगों का विकल्प नंबर सी सही हो रहा है उनको लिए हार्दिक बधाई, और जिनका नहीं हो रहा है तो उनको परेशान ना होइए, थोड़ा सा पढ़िए, सब सही जाएगा। यानी कि 14वें नंबर का जो हमारा सी होगा वह सही है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, 15वें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। देखिए संज्ञा से किस प्रकार से प्रश्न बन के सामने आते हैं। देखिए इसमें समूहवाचक संज्ञा है। अब बताइए समूहवाचक संज्ञा किस में है? सेना में, सोना में, पेड़ में, फल में। देखिए सेना जो है एक समूह का बोध करवाता है, इसीलिए सेना में समूहवाचक संज्ञा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। यह प्रश्न कई बार भी देखा जा चुका है, और क्योंकि देखिए पहले इसको प्रश्न आप लोग पढ़िए। देखिए रामायण शब्द संज्ञा है। रामायण शब्द संज्ञा है। अब संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रववाचक? कुछ बच्चे जो हैं रामायण को पुस्तक के आधार पे गिन लेते हैं और वह कहते हैं जातिवाचक होगा, लेकिन आपको बता दें यह जो रामायण है एक विशेष प्रकार की पुस्तक है, इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, यानी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। संज्ञा का कौन सा भेद होगा? तो आप बताएंगे 16वें का व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन सही होगा, यानी बी सही होगा। चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और 17वें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा करेंगे? 17वां। देखिए सभा किस संज्ञा का उदाहरण है? आप बताइए कि सभा जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? आप देखेंगे कि जो सभा होती है वह कईयों व्यक्तियों का समूह होता है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें कि किस संज्ञा का उदाहरण होगा तो आप बताएंगे डी। कौन सा बताएंगे? तो आप बताएंगे डी, यानी कि समुदायवाचक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा। वह पूरी यात्रा पर गया है। पूरी एक धाम है और इस वाक्य में क्या नाम है? इसको पढ़िए फिर से। वह पूरी यात्रा पर गया था। आप बताइए जो पूरी है यह एक प्रकार का धाम विशेष है, तो यहाँ पर संज्ञा का किस भेद के अंदर पूरी शब्द आएगा? अब जातिवाचक आएगा, व्यक्तिवाचक आएगा, समूहवाचक आएगा कि इनमें से कोई नहीं? आप बताएंगे जो पूरी है यह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारा जो विकल्प होगा वह बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? तो आप बताएंगे बी नंबर। चलिए हम बात करते हैं 18वें की और देखते हैं कि यह प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही मायने रखेगा आप लोगों को प्रश्न, और यह एक आंकड़ा आप लोग लगा लेंगे कि हमारा जो संज्ञा का टॉपिक है कहाँ तक मजबूत है और कौन सा टॉपिक नहीं मजबूत है, कहाँ थोड़ा सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ आप लोग सोचिएगा। चलिए देखिए 19वां जो प्रश्न कहता है कि आप लोग पहले पढ़िए 19वां प्रश्न। देखिए उसके सपनों का सौदागर आया है। इसमें सपनों शब्द है, अब बताइए भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग बताइए। देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें सपनों में भाववाचक संज्ञा होगा, संज्ञा का कौन सा भेद होगा? तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा होगा। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 20वें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे। शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे। इसमें जातिवाचक संज्ञा है। आप बताइए किस वाक्य में शेक्सपियर में क्या नाम है, इंग्लैंड में, कालिदास में, किनमें से कोई नहीं? किसमें जातिवाचक संज्ञा है? आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। देखिए
आपको बता दें कि जो कालिदास शब्द है, कालिदास, यह जो यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के तौर पे नहीं, यह एक जात विशेष के तौर पे प्रयोग किया गया है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन इसमें होगा सी वाला होगा। सी जो है कालिदास, यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जो 20वें का होगा वह सी नंबर होगा। अभी तक जिसके 20 सही हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आगे भी करते रहें, और जिनका 20 सही नहीं हुआ है वो परेशान ना हो, अपने टॉपिक को एक बार और रिवीजन करें और बेहतरीन तरीके से फिर से प्रस्तुत करें। चलिए, और हमारा जो 20वें का ऑप्शन होगा वह सी नंबर सही है। चलिए हम बात करते हैं 21वें नंबर के। चलिए आप लोग बताइए, देखिए कि 21वें नंबर का प्रश्न क्या होगा, आंसर क्या होगा। देखिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप बताइए किसमें, कंस में, देश में, मिठास में, कपड़ा में। कंस एक व्यक्ति विशेष के तौर पे जाना जाता है, एक राजा के तौर पे जाना जाता है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप बताएंगे ए, कंस। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने श्रृंखला के प्रश्नों को आगे की तरफ और देखते हैं हम 22वें नंबर का प्रश्न। चलिए आप लोग सॉल्व करिए 22वें नंबर का जो प्रश्न है। देखिए फल संज्ञा है। अब बताइए फल जो है क्या है, संज्ञा के किस रूप के अंतर्गत आएगा। देखिए यह जो फल होता है यह द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा कि जातिवाचक आएगा कि ए और बी दोनों है और कि इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे जो फल होता है यह जो होता है इसे नापा और तौला भी जा सकता है और यह एक जाति विशेष के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह सी नंबर सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप बताएंगे सी नंबर। चलिए हम बात करते हैं 23वें नंबर की और देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए कि बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक है, जातिवाचक संज्ञा है कि द्रववाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको बता दें जो बचपन है यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बचता है हमारा पहला ऑप्शन, यानी कि यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा तो आप बताएंगे ए। चलिए हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और 24वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए आप लोग इसका आंसर खुल के दीजिए कि सुंदरता कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है। आप देखेंगे जो सुंदरता है यह जो एक फीलिंग का बोध करवाती है, भाव का बोध करवाती है, इसीलिए सुंदरता जो भाववाचक, देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह बी नंबर सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप बताएंगे बी नंबर। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने 25वें प्रश्न श्रृंखला की तरफ और देखते हैं कि 25वां क्या है। देखिए 25 नंबर है, इनमें क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि लेवल अब चेंज होने वाला है आप लोगों का। अब थोड़ा सा डीप प्रश्न बनेगा और गहराई से एक बार आप लोगों को परखा जाएगा कि आप लोग शिक्षक भर्ती या अदर एग्जाम के लिए किस प्रकार से तैयार हो रहे हैं। चलिए आप लोग बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रिया से बन के बना है और वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। देखिए वीरता, मनुष्यता, गिनती और सतीत्व, ये चारों के चारों जो है भाववाचक संज्ञा हैं, लेकिन ये जो प्रश्न कहता है कि क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा है। तो आप देखेंगे कि जो गिनती है यह एक क्रिया है। क्या है तो आप बताएंगे ये क्रिया है और इसी से मिलकर क्रिया से ही मिलकर भाववाचक का निर्माण किया है। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह सी नंबर सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप बताएंगे सी। चलिए हम बात करते हैं 26वें नंबर की और देखते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए मनुष्य में त्वा प्रत्यय से बना शब्द एक है मनुष्यत्व। ठीक है, किस संज्ञा से मनुष्यत्व संज्ञा बनी है आप बताइए। आप देखेंगे कि यह जो शब्द का आंसर होगा जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा कि भाववाचक होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कि जब हम 26 नंबर की बात करते हैं तो अगर हम इसका आंसर मिलाते हैं या देखते हैं तो यह जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए बात करते हैं हम 27वें नंबर की और देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है।
देखिए पौरुष भाववाचक संज्ञा बनी है। अब बताइए जो पौरुष है वह किस शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी है? आप देखेंगे जो 27वें का होता है वह जो जातिवाचक जो संज्ञा होता है उसी से हमारा क्या नाम है, जातिवाचक संज्ञा कभी कभी भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है, और जब बदली तो हमारा पौरुष शब्द जो बन के निर्माण हुआ यह जातिवाचक संज्ञा से बना है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह सी नंबर सही होगा। 27वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप बताएंगे सी नंबर। चलिए हम बात करते हैं आगे और देखते हैं हमारा 28वां जो नंबर प्रश्न है यह क्या कहता है। देखिए वर्ग शब्द संज्ञा है। आप बताइए जातिवाचक है, और देखिए दो जातवाचक हो गया है, और तीसरा ऑप्शन समूहवाचक है कि इसमें से कोई नहीं। आप देखें जो वर्ग होता है यह समूह का बोध करवाता है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है तो आप बताएंगे यह सी वाला ऑप्शन जो आता है समूहवाचक के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं 29 नंबर की प्रश्न की और देखते हैं कि कितने लोगों का ये ऑप्शन सही होगा। हमने पहले ही एक प्रश्न को चर्चा किया था, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आप बताएंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन यह प्रश्न है संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं। संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के जो मूल भेद होते हैं वह 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आपको बता दें, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है और भाववाचक संज्ञा होता है। जो जातिवाचक संज्ञा होता है ना, इसके 2 भेद होते हैं, एक द्रववाचक संज्ञा होता है, एक समूहवाचक संज्ञा होता है। कुल मिला के 5 भेद हो जाते हैं। लेकिन अगर पूछे कि मूल भेद कितने होते हैं तो आप लोग बताइएगा कि संज्ञा के जो मूल भेद होते हैं वह 3 होते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मली पूछ ले कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तब आप लोग बताइएगा 5 भेद। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 30वें नंबर प्रश्न की श्रृंखला की तरफ। देखिए यह प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा का मूल भेद नहीं है। जिन लोगों को संज्ञा के जो भेद होते हैं 4-5 याद होंगे वो ही बताएंगे। कि मतलब मैंने बताया था क्लास में कि जब हम डीपली अध्ययन कर रहे थे तो हमने बताया था कि जो संज्ञा के जो भेद होते हैं, मूल भेद कौन कौन से होते हैं तो आप बताएंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यानी कि जातिवाचक के अंतर्गत एक द्रववाचक एक समूहवाचक आता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा मूल भेद में नहीं आता है कौन सा, समूहवाचक। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 31 नंबर की। आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए पढ़िए पहले प्रश्न का तब इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसमें है राम और विभीषण में मैत्री प्रसिद्ध है। ठीक है, राम और विभीषण में मैत्री प्रसिद्ध है, रेखांकित, यानी कि मैत्री में रेखांकित नहीं किया है, मैत्री जो है रेखांकित शब्द संज्ञा है। फिर से पढ़िए प्रश्न, राम और विभीषण में मैत्री संबंध है। राम और विभीषण में मैत्री प्रसिद्ध है, रेखांकित शब्द संज्ञा है। तो यानी जो मैत्री है इसके अंदर रेखांकित किया गया। अब बताइए जो मैत्री कैसा है तो आप देखेंगे कि जो 31 नंबर का हमारा प्रश्न होगा वह भाव, यानी यह जो भाव का बोध करवाता है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप लोग आगे देखिए और देखिए 32 नंबर प्रश्न, और यह कहना क्या चाह रहा है। देखिए उड़ान, एक शब्द है उड़ान, भाववाचक संज्ञा बनी है या बना है। अब बताइए उड़ान जो है किससे बना है तो आप देखेंगे, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो क्रिया का शब्द है और क्रिया से ही मिलकर बना है उड़ान, और यह भाववाचक संज्ञा है, और यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह सी नंबर सही होगा। ठीक है, देखिए फिर से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए उड़ान भाववाचक संज्ञा बना है। उड़ना जो देखिए क्या होता है आप बताएंगे, जो उड़ना होता है ये क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया से ही एक शब्द बना है उड़ान, उड़ान जो है क्रिया से ही बना है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है कि उड़ान भाववाचक संज्ञा बना है, तो आप बताएंगे क्रिया से। चलिए बात करते हैं 33 नंबर की और देखते हैं कि यह प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। आप लोग प्रश्न पहले पढ़िए। किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। देखिए पहला ऑप्शन जो है, सभा में काफ़ी भीड़ थी। ठीक है, राम ने रावण को मारा, चालाकी नहीं करो, क्या है, चालाकी नहीं करो, और देखिए आगे है, इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे
कि जो हमारा ऑप्शन होगा इसमें 33 का वह होगा सी, चालाकी नहीं करो। यह जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के अंतर्गत आता है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, तो आप बताएंगे सी। चलिए आगे चर्चा करते हैं 34वें नंबर की, और आप लोग बताइए कि बीमारी संज्ञा है। बीमारी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगी, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रववाचक। आप देखेंगे जो बीमारी है यह जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाला शब्द है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह सी नंबर सही है। अब बात करते हैं 35 नंबर की और देखते हैं कि हमारा जो क्या नाम है आंसर इसका क्या होगा। आप लोग बताइए, इसको पढ़िए और इसको आंसर दीजिए। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बताइए कि ये चारों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, हिमालय, शहर, घी, मिठास। देखिए जो पहला ऑप्शन है, देखिए हिमालय है, यह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। शहर जो होता है जातिवाचक के, घी नापा और तौला जाता है, इसीलिए घी में द्रववाचक होता है। मिठास भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। हमारा जो ऑप्शन होगा वह ए नंबर सही है, हिमालय। चलिए बात करते हैं 36 नंबर की, और देखिए आप लोग इसको सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए शरारती और कठोरता शब्द संज्ञा है। शरारती और कठोरता शब्द संज्ञा है। पहला भाववाचक, समूहवाचक, और दो ऑप्शन है जातिवाचक, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो आप बताएंगे जो शरारती और कठोरता शब्द किससे बना है, तो आप बताएंगे यह जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, तो आप बताएंगे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह होगा, कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइए। आप लोग बताएंगे पहला। चलिए बात करते हैं 37 नंबर और देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा। इसमें द्रववाचक संज्ञा नहीं है। अब बताइए चारों में से कौन सा द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए पशुता, तेल, चांदी, घी। अगर हम बात करें कि तेल, चांदी और घी जो है नापा तौला जा सकता है, पशुता जो है भाव का बोध करवाता है, इसीलिए हमारा जो प्रश्न का कह रहा है कि इसमें इसमें द्रववाचक संज्ञा नहीं है। तो आप बताएंगे कि द्रववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा ए। ठीक है, चलिए हम 38 नंबर की बात करते हैं और देखते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा। इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, मतलब चारों में से बताइए किसमें जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो 38 नंबर का प्रश्न सी है। ताजमहल एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यह जो इसमें ऑप्शन हमारा होगा सी। चलिए बात करते हैं 39 नंबर और देखिए पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। इनमें द्रववाचक से संबंध वाक्य है, मतलब द्रववाचक से संबंधित कौन सा वाक्य है। पटना, पहला ऑप्शन पटना, अच्छा शहर। देखिए और उसके बाद है चांदी महंगी है, उसके बाद है क्या है सी नंबर देख लीजिए आप लोग बताइए कि जो 39वें नंबर का क्या होगा। आप देखेंगे चांदी महंगी है, यह जो क्या नाम है द्रववाचक से संबंधित वाक्य है। किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे द्रववाचक से संबंधित वाक्य है, क्योंकि चांदी को हम नाप और तौल सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं 40 नंबर और आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें कि 40 नंबर का जो आंसर होता है, मेला किस संज्ञा का उदाहरण है। आप बताएंगे जो मेला होता है यह जो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका आप बताएंगे, तो आप बताएंगे समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41वां प्रश्न, और आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। 9 प्रश्न और 8 प्रश्न और हैं, आप लोग देखिए कि हम कहाँ तक जाते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए गरीब, दिल्ली, जल, अपनत्व। आपको बता दें अगर व्यक्ति विशेष के लिए कौन सा, दिल्ली एक स्थान विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यह जो ऑप्शन डी होगा इस यहाँ पर सही होगा, और दिल्ली जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण भी है। एक बार प्रश्न यही से बना था कि मतलब कि प्रयागराज संज्ञा के किस उदाहरण के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पर प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई शहर जो ये आ रहे हैं वो विशेष स्थान के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा वह बी होगा। कौन सा होगा, दिल्ली, यानी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है।
चलिए 42 नंबर को आप लोग देखिए और बताइए कि 42 नंबर कहना इसका आंसर क्या होगा। समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। आप लोग बताइए कि समूहवाचक संज्ञा इसमें से चारों में से कौन सी है। राम, घी, नदी, टीम। आप देखेंगे कि चारों में से जो हमारा ऑप्शन होगा वह डी नंबर होगा। टीम जो है एक समूह के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यह समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। कौन सा ऑप्शन है, आप बताएंगे डी। चलिए आप लोग इसको बताइए, देखें कि इसमें आप लोग कहाँ तक जाते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वाक्य में संज्ञा है। आप बताइए कि इस वाक्य में कहाँ पर संज्ञा वाक्य में है, और ये जो वाक्य है संज्ञा के किस भेद के उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो आप बताएंगे यह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, तो आप बताएंगे यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह ए नंबर सही होगा। प्रश्न ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए कि इसका लेवल थोड़ा चेंज हो रहा है, और आने वाला जो एग्जाम आप लोगों के सामने होगा इसी प्रकार से थोड़ा अपने आप को पैटर्न रहेगा वही संज्ञा टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा बदलने का प्रयास करेगा, थोड़ा सा घुमाएगा। अगर आप लोग स्मार्ट तरीके से नहीं सोचेंगे तो आता हुआ प्रश्न गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर वह ए नंबर सही है। चलिए बात करते हैं 44वें नंबर का और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए और आप लोग बताइए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। आप बताएंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। आपको बता दें कि जो राज्यपाल होता है एक पद होता है, और यह जो पद होते हैं, जितने पद होते हैं वह सब के सब पद जो हैं क्या नाम है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे कि अध्यापक, प्रिंसिपल और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, यह जो सब के सब जितने भी आते हैं वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा पी नंबर सही होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45वें नंबर प्रश्न की, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला हमारा राम, पहला विकल्प में राम, रामचरितमानस, गंगा। दूसरा में कृष्ण, कामायनी, मिठास। तीसरा में लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो आप देखेंगे जो पहला विकल्प हमारा है रामचरितमानस, गंगा, यह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, तो यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वह पहला ही सही होगा। चलिए 3-4 प्रश्न और हैं, उनको भी देख लेते हैं। और देखिए, यह जो प्रश्न कहता है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। आप बताइए कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आप बताएंगे जो कवि होता है एक जाति विशेष के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए कवि में जातिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा होगा, तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम 47वें की प्रश्न की तरफ। हमारा 2 प्रश्न और बच गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। आप लोग पढ़िए, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और बताइए कि ये कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। हरियाली है। अब बताइए जो हरियाली है इस क्या नाम है, संज्ञा के जो भेद होते हैं किसके अंतर्गत है, किसका उदाहरण है। आप देखेंगे जो हरियाली जो होती है एक भाव विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम खेत में जाते हैं, हम कहते हैं यार ये तो हरियाली ही हरियाली, ये भाव है, ये भाव के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह सी नंबर सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप बताएंगे सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 48वें नंबर की और आखिरी प्रश्न की। चलिए देखिए, यहाँ पर नहीं 2 बार है, लेकिन प्रश्न पढ़िए। संज्ञा का प्रकार नहीं है। आप बताइए कि चारों में से कौन सा एक ऐसा है जो संज्ञा का प्रकार नहीं है। आप भेद नहीं है, तो आप बताएंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निश्चयवाचक, भाववाचक। आप देखेंगे जो ऑप्शन सी नंबर है निश्चयवाचक, यह जो सर्वनाम का भेद होता है। किसका भेद होता है, सर्वनाम की जो 6 भेद होते हैं उसका एक भेद है निश्चयवाचक। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 48वें नंबर का वह सी होगा। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न श्रृंखला 48वां थी वह पूरी होती है, और जिन व्यक्तियों का, जिन बच्चों का, जिन प्यारे दोस्तों का 48 में से 48 सही है उनके लिए हार्दिक और शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का अभी 48 में से कुछ सही है वो अपना कमेंट करके बताएं कि हमारा कितना सही है, और जिन बच्चों का थोड़ा सा कम सही है आप उनसे परेशान ना होइए। अपने टॉपिक को 2-4 बार रिवीजन करिए और 2-4 बार रिवीजन करिए, और आप देखेंगे एक समय के बाद कि आपका पूरे के पूरे सही आ जाएंगे,
क्योंकि जितने लोगों का ये पूरे की 48 में 48 सही हो, काफ़ी मेहनत की है। अगर आप लोग पुरानी वीडियो जैसे कि हमने जो संज्ञा का टॉपिक को नहीं आप लोग देखे हैं, आप वहां पर जाइए, देखिए कि हमने बहुत ही डीपली तरीके से संज्ञा को टॉपिक को डिवाइड किया है और हमने व्याकरण के छोटे छोटे व्याकरण सीरीज के छोटे छोटे टॉपिकों को बहुत ही गहराई के साथ आप लोगों के सामने लाए हैं। आप लोग वहां पर जाइए और देखिए और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। कल हम आप लोगों के सामने सर्वनाम के कुछ प्रश्न जो जैसे बनेंगे उसको हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।